जय भारत एवरीवन, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 11th क्लास के बच्चों के लिए क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ आईपी, उसका नेम है कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है, तो आज इस लेक्चर पे हम कंप्यूटर सिस्टम यूनिट को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स बिगिन। So first of all, we should have idea about what is computer system. So a computer system is an electronic device that can be programmed to accept data, process it and generate result. तो बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इनपुट इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करते हैं, दैन उसमें प्रोसेस करते हैं एंड रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि सपोज दैट हमारे पास इनपुट डिवाइस है एंड इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करते हैं। देन जो सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उसमें प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट शो करता है आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन ये कहना चाहती है, अ कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। सो बेसिकली वी कैन से दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि यदि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो डैट मीन्स इज अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों का कंबाइंड पैकेज होगा। यदि आप हार्डवेयर को कंप्यूटर कह रहे हैं तो गलत होगा, या फिर केवल सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं तो भी गलत होगा। आपके पास दोनों होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह वर्क कर सकता है। सो a computer system primarily comprised of a central processing unit, memory, input output device and storage device. जो आपका सीपीयू होता है वो प्राइमरी मेमोरी, सेंट्रल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का एक कंबाइंड पैकेज होता है। तो ये किस तरह से वर्क करता है, इसको ऐसे हम आगे की स्लाइड में समझेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। नाउ ऑल दीज कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। A computer system comes in various form of size. तो बिल्कुल सही कहा है आपने। देखा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, दैन सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं एंड इनकी कैपेसिटी भी फिर चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आगे की जो स्लाइड है ये आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेगा ये किस तरह से वर्क करते हैं और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में। इनको हम बहुत बारीक से समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीपीयू। तो एक्चुअली अभी तक क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो बॉक्स आज तक आपने देखा है इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस के साथ जो कनेक्ट होता है उसको आप सीपीयू समझते हैं, लेकिन बच्चों को कैबिनेट होता है। ठीक है, कैबिनेट के अंदर होता है सीपीयू। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं। तो कंप्यूटर दैट कैरी आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग and is usually referred to as a brain of computer. It is also called processor. Physically, a computer can be placed on one or more microchips. तो जनरली कहा जाए यदि हम देखते हैं तो कंप्यूटर को हम सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम, आपको एक इंटेलिजेंट डिवाइस कह सकते हैं जो कि कंप्यूटर के पूरे फंक्शंस को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपीयू, जो कि इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करके उसमें प्रोसेस कर एंड आउटपुट के थ्रू रिजल्ट शो करता है। बच्चों एक बात और जानना जरूरी है, जिस तरह आपका ब्रेन आपके इनपुट एंड आउटपुट पार्ट्स को मैनेज करता है, तो ठीक उसी तरीके से ये केवल प्रोसेस बस नहीं करता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज भी करता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्यूटर की पूरी वर्किंग को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सीपीयू होता है। देन सीपीयू के बारे में कहा जाए कि इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ माइक्रोचिप्स है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें बेसिकली चेंजेस क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ माइक्रोचिप्स को या माइक्रो प्रोसेसर को हम चेंज कर देते हैं। लाइक जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर में हम एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम में मे बी 100, 1000, 2000, लाख। और जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें ट्रिलियन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है। तो इस डिपेंड ऑन कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो कितनी प्रोसेस को करना चाहते हैं, क्या क्या हम एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जितना भी ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग वर्किंग होगी आपके कंप्यूटर की, उतनी स्पीड वर्किंग होगी आपके कंप्यूटर की। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ माइक्रो चिप्स
और माइक्रो प्रोसेसर पे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनपुट डिवाइस, आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है। तो जो भी हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारे जो इंटेलिजेंट इनपुट डिवाइस है वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड देन इंसर्ट करता है सीपीयू को। तो सीपीयू में जो प्राइमरी मेमोरी है उसका मेन काम होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना, एंड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सारे के सारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो हमारे प्रोग्राम फ्लो हो रहे हैं बैकग्राउंड में उसको भी वो कंट्रोल करता है। देन इसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल यूनिट होते हैं, जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो सभी ये पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो सीपीयू के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अच्छा बच्चों, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सेकेंडरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकता है, यदि हाँ तो क्यों, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, मैं सबके आंसर चेक करूंगा। ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट काम होता है इनपुट का। इनपुट इंस्ट्रक्शन देता है एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन लेता है। इंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे रिजल्ट भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस का मेन काम होता है रिजल्ट को शो करना, इंस्ट्रक्शंस को शो करना, एंड इनपुट डिवाइस का जो काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, एंड जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस करता है। ठीक है बच्चों। नाउ अब हम इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पर डिस्कस किया था कि वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को आउटपुट शो करते हैं। बच्चों मैंने कुछ यहाँ पे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस आपको शो किया हुआ है, आप इनकी वर्किंग जानते होंगे, लेकिन आपको कॉपी में कम से कम 10 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, मतलब आपको नेम भी पता होना चाहिए और उनका वर्किंग भी पता होना चाहिए। तो आपकी नोटबुक में 10 इनपुट डिवाइसेस एंड 10 आउटपुट डिवाइसेस का नॉलेज होना चाहिए। ओके बच्चों। नाउ अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। बच्चों इवैल्यूएशन ऑफ जो कंप्यूटर होता है, इसको यदि आप बारीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में कितनी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, एज वेल एज हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया, जो आज आप प्रेजेंट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर माना जाता है वो 1500 BC में अबेकस को माना जाता है। अबेकस के बारे में आपने जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता ही होगा। अबेकस क्लासेस होती हैं, इसमें नॉर्मली हम बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। अबेकस जो है ऑलमोस्ट माना जाता है चाइना पे 3000 ईयर्स पहले आ गया था। तो ये सबसे पहला कंप्यूटर आप कह सकते हो, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। ठीक है। नाउ इसके बाद 1642 में पास्कलाइन आया। पास्कलाइन एक तरीके से एक कैलकुलेटर था जिसे हम पास्कल कैलकुलेटर कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 नंबरों के बीच में डायरेक्ट कर सकता था। ठीक है। हम आज जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं, इसको हम लाइट वे में लिखेंगे, लेकिन आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं इसी वे में। देन अगेन 1834 में एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को इसी इंजन के कारण ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। बच्चों ये नोट डाउन कर लेना, ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि चार्ल्स बेबेज की किस खोज के लिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो 1834 में एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन जो था मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस हुआ करती थी, जो कि इनपुट लेती थी, प्रोसेस करता था, स्टोर करता था एंड डिस्प्ले करता था। ठीक है। तो ये चारों तरह के वर्क कर पाता था, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट। तो ये एनालिटिकल इंजन था जो कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, बहुत बड़ा चेंजेस था। 1834 पे चार्ल्स बेबेज ने दिया था। फिर 1819 में ट्रिबलिंग मशीन आई। ट्रिबलिंग मशीन जो थी फर्स्ट मशीन थी जिन्होंने डेटा को स्टोर करने का काम स्टार्ट किया पंच कार्ड में। तो आप पंच कार्ड में 1819 में पंच कार्ड आया, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर प्रोसेस करता था। नाउ सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस जो अब तक में सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस थी 1937 को आई, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन को किसने बनाया ये आपको बताना है।
ठीक है। एंड ट्यूरिंग मशीन का क्या इंपॉर्टेंस था ये भी आपको लिखना होगा। तो आपकी नोटबुक में होना चाहिए व्हाट इज ट्यूरिंग मशीन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो ट्यूरिंग मशीन में के बारे में बताऊंगा। द ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज द जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punch card। नॉर्मली कहा जाए तो पंच कार्ड में हम प्रोग्रामिंग किया करते थे। तो ट्यूरिंग मशीन उस पंच कार्ड से इंस्ट्रक्शन लेकर के एग्जीक्यूट करके उस जो इंस्ट्रक्शंस हम पंच कार्ड पे देते थे उसे एग्जीक्यूट करके बदले में आउटपुट देता था। तो ट्यूरिंग मशीन एक तरीके से फर्स्ट प्रोग्रामिंग मशीन थी आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि कंप्यूटर ह्यूमन बेस्ड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को डायरेक्ट प्रोवाइड करता था बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो ट्यूरिंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री मैंने जानबूझ के यहाँ पे नेम शो नहीं हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है इसको किसने बनाया था एंड क्या रोल था। ओके, सो अब जो हम बात करने वाले 1945 में एनीवेक के बारे में। एनीवेक जो था एक फर्स्ट कंप्यूटर आप कह सकते हो जो कि टोटली डिपेंड था जॉन वॉन न्यूम के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। एंड ये क्या करता था बच्चों, ये किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करता था कंप्यूटर पे एंड इसके बाद ये कैपेबल था डेटा को स्टोर करने के लिए, ये किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबल था। तो आप इसको फर्स्ट ऑफिशियली कंप्यूटर कह सकते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकता था एज वेल एज इनपुट आउटपुट आपको एज वेल एज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके एंड इसके साथ ही प्रोग्राम को मेमोरी में सेव कर सकता था। नाउ 1947 में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर जो था वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया एंड ट्रांजिस्टर को हमने यूज़ किया। ट्रांजिस्टर एक तरीके से आप कह सकते हो एक वो डिवाइसेस था जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करते थे। देन 1970 में आईसी आया। आईसी को आप इंटीग्रेटेड चिप भी कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड चिप जो होती है वो सिलिकॉन चिप होती है जिसके बेस से हम नंबर ऑफ सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो बच्चों यदि देखा जाए इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स में यही वो मेन पैरामीटर है जो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, देखिए हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी 500 BC अबेकस से स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद पास्कलाइन आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन आया, ट्यूरिंग मशीन आई, देन ट्यूरिंग मशीन के बाद एनीएक आया एंड ट्रांजिस्टर एंड आईसी। बच्चों देखिए इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसी पे बेस्ड है। एनीएक जो था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था देन जो कि टोटली वर्क किया करता था वैक्यूम ट्यूब पे। वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया, तो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होने लगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर एंड आईसी जो आया था थर्ड जनरेशन पे आया था। तो थर्ड जनरेशन गेम चेंजिंग मूवमेंट था, वहाँ से हमारे कंप्यूटर के साइज छोटे होने लगे एंड कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज होने लगी। जैसा कि आप इस डायग्राम पे शो कर पा रहा हूँगा मैंने कि जो 1950 के टाइम पे यदि आपको ट्रांजिस्टर मिला था एंड 1917 के टाइम में आईसी हुई। देखो बच्चों आईसी के आ जाने से क्या होने लगा, जो ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा होता था उसके साइज छोटे होने लगे एंड एक ही चिप के अंदर हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर स्टोर करने लगे। तो इससे क्या होने लगा, कंप्यूटर का साइज छोटा होने लगा एंड एक साथ हम नंबर ऑफ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने लगे। तो आप देख रहे हो यहाँ से हमने माइक्रो प्रोसेसर का टाइम स्टार्ट हुआ। ये 4004 ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था। देन इसके बाद एक पूरी की पूरी सीरीज आ गई जो अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारे पास कोर i7 इंटेल आई कोर 7 आप जानते ही होंगे। तो यदि आप देखा जाए इंटेल कोर i7 जो माइक्रो प्रोसेसर है, यदि हम फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वो था 4004। तो ये इंटेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटेल 4004 एक फर्स्ट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। यदि मैं 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो मतलब एट अ टाइम वो 4 बिट का ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर पाता था एंड अभी जो है वो 2 गीगाहर्ट्ज। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए एंड ये सब कुछ पॉसिबल हुआ आईसी के कारण। तो आई होप शो आप इस डायग्राम की हेल्प से ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से वर्क करता था। एंड बच्चों देखिए अभी क्या होता था 1950 के टाइम में हम एट अ टाइम एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर पाते थे, बट जैसे ही हमारे पास 400 आया तो हम एट अ टाइम में एक माइक्रोचिप के अंदर 1000 ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे। एंड अभी आप देख पा रहे हो कोर i7 के पास जो है वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको लगभग मिलेगा 10 बिलियन माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है ट्रांजिस्टर का। तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपके माइक्रो प्रोसेसर पे होंगे उतना ही कंप्यूटर हमारा स्पीड अप करने लगा। तो आई होप सो आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़े इससे पहले आपको द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर समझना होगा। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेस में ही हमारा एनीएक कंप्यूटर था।
इसमें बेसिकली देखा जाए तो इनपुट डिवाइस था, आउटपुट डिवाइस था, मेमोरी था एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। अब इसमें कमी क्या रह गई बच्चों, तो इसमें आईसी नहीं था। आईसी ना होने के कारण आपको कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट कहा जाए, एएलयू कहा जाए, तो ये जितने भी पार्ट हुआ करते थे ये कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं थे, मतलब इंटरनल पार्ट नहीं थे। देखिए यहाँ पे मेमोरी को भी अपन को पंच कार्ड के थ्रू अलग से इंटर करना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से कंबाइंड आर्किटेक्चर था एनडीए का, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड आप सीपीयू कह सकते हो। तो कुछ इस तरह से वर्क करता था आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इट कंसिस्ट of a central processing unit for processing arithmetical and logical instruction, a memory to store data and program input and output devices and communicate channels to send and receive the output data। नॉर्मली देखा जाए तो बेसिकली फर्स्ट कंप्यूटर, ऑफिशियली कंप्यूटर इसलिए इस आर्किटेक्चर को कहा गया, एंड ये कंप्यूटर को कहा गया क्योंकि ये पूरी की पूरी जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर है उस तरह से वर्क करता है, बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे उसे रिसॉल्व करके आज हम प्रेजेंट सिनेरियो पे पहुंचे हैं। नाउ बात करें हम कंप्यूटर मेमोरी की, तो बेसिकली आपको पता होगा कि कंप्यूटर मेमोरी नॉर्मली देखा जाए तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोरेज ऑफ डेटा इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा हुआ था, बिल्कुल सही पढ़ा है। नाउ हम बात करें यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए। बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन होने के कारण वो 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकता है। तो 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, डैट मीन्स वो बाइनरी डिजिट में डेटा को स्टोर करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो 0 और 1 2 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, इन 2 बिट के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एक 4 बिट का कॉम्बिनेशन को निबल कहा जाता है। ध्यान रखिए, अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 बिट का कॉम्बिनेशन बाइनरी हो गया, आपको 4 बिट के कॉम्बिनेशन को निबल बोलेंगे, ठीक है। देन 8 बिट के कॉम्बिनेशन को आप बाइट बोलेंगे। 10 बिट के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो 10 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दे दिया, जो मैं अभी आपके कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा। नाउ मेमोरी यूनिट को समझने के लिए हम इस चार्ट को समझते हैं कि बेसिकली देखा जाए तो एक बिट नॉर्मल 1 और 0 होगा, बाइट क्या होगा 8 बिट का कॉम्बिनेशन होगा। देन बाइट के बाद आप किलो बाइट में मूव करेंगे। किलो बाइट में जैसे कि 1 किलोग्राम का आपने 1000 ग्राम कर दिया, तो यहाँ पे 1 KB इक्वल टू हो गया 1024 बाइट। देन 1 MB का हो गया 1024 KB, एंड इसका टोटल होता है, देखिए PB भी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ GB, तो 1024 MB, 1 GB इक्वल टू 1024 MB एंड 1 TB इक्वल टू 1024 GB। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम वर्क करते हैं 1 TB पे करते हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स गूगल के जो सर्वर है वो PB में वर्क करते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स के लिए आप कह सकते हो यहाँ पे भी डेटा स्टोर होता होगा, जो बड़े बड़े सर्वर है नो डाउट इसी फॉर्म में डेटा को स्टोर करते होंगे, ठीक है। तो ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी आप 1 TB डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे होंगे अपने लैपटॉप पे, लेकिन जो बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स है वो PB के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, जिसे हम पेटाबाइट कहते हैं। एंड पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट है, जेटाबाइट है एंड योटाबाइट है। तो ये बेसिक कॉम्बिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। हम आपको इसका न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, लाइक 1 GB को आपको 1 ZB को आपको GB में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इस तरह के इसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस तरह के बेसिक यूनिट का नॉलेज होगा। तो आई होप सो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो अभी हमने मेमोरी देखा। नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो स्टैंडर्ड बुक जो है बच्चों में देखिए आपको कई बुक में 3 टाइप की मेमोरी दिखती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग जो है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की मेमोरी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है, जो कि आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है। एंड प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। जनरली होता क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो कुछ बच्चे कहते हैं रैम एंड रोम, तो बिल्कुल गलत है। तो मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी होती है
वो देखा जाए तो परमानेंट डेटा स्टोर करती है, जब तक कि हम डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तो डेटा को ये सेव रखती है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की। तो प्राइमरी मेमोरी का जो टाइप्स होता है, फर्स्ट होता है रैम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कट होने के साथ ही डेटा इसका कट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर चिप होता है। रैम बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप होता है। दैट मीन्स जब तक उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट होंगे डेटा को सेव करके रखेगा, लेकिन जैसे ही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा डेटा को स्टोर करने का एग्जीक्यूशन भी क्या अपने आप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। रोम की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब रीड ऑनली मेमोरी है, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर नहीं करता है, बल्कि टेम्परेरी नहीं फिक्स डेटा स्टोर करता है। मतलब एक बार आपने डेटा इसमें स्टोर कर दिया तो लाइफ टाइम डेटा आप इसमें रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो रैम एंड रोम के भी टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, मतलब स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम एंड एस डी रैम। एंड रोम की बात करें तो रोम के भी 3 टाइप होते हैं, ई रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रैम एंड रोम का। ये हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो प्राइमरी मेमोरी पे बेस्ड होगी, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रैम एंड टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, उनका क्या यूज़ होता है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है नॉन वॉलेटाइल होता है, परमानेंट डेटा स्टोर करता है। डिफरेंट टाइप्स के आप सेकेंडरी मेमोरी को जानते हैं, लाइक आपका हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी चिप। तो ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, जिसको आप SD कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी मेमोरी। तो आई होप शो आपको प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की बात समझ में आ गई होगी। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, सर ये कैच मेमोरी कहाँ से आ गई। तो कैच मेमोरी क्या है, देखिए आप समझिए। अभी तक क्या होता था बच्चों, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अभी तक क्या होता था कि जो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा जाए तो हमारा जो CPU होता है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, बट हमारी रैम कभी कभी हो सकता है कम हो, या फिर उसके स्पेस ज़्यादा ना होने के कारण उसकी वर्किंग इफेक्ट हो गया हो, तो वो स्पीड में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए जो CPU होता है वो कैच मेमोरी का यूज़ करता है। तो कैच मेमोरी एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से इंटरफेस होती है बिटवीन प्राइमरी मेमोरी टू CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है एंड ये हो गई आपकी रैम। तो रैम के बीच में ये कैच मेमोरी होती है जो आपस में इनको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब इंटरफेस प्रोवाइड किस तरह से करती है, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर को यदि कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो वो कैच मेमोरी के थ्रू डेटा को एक्सेस करता है। कैच मेमोरी कोई डेटा स्टोर नहीं करती है, कैच मेमोरी रियल में डेटा का एड्रेस स्टोर करती है। आप इसको डिक्शनरी की तरह देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई डेटा एक्सेस करना है तो आप कैच मेमोरी के थ्रू उस डेटा का एड्रेस फाइंड आउट कर हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ी फास्ट होती है, आपको समझ रहे हो। तो रैम क्या करता है, रैम डेटा स्टोर करने में यूज़ कर सकता है, एंड जो कैच मेमोरी है वो डेटा का एड्रेस स्टोर करता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि रैम का क्या इंपॉर्टेंस है। डेटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए हम कैच मेमोरी का यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है। तो स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द CPU इज वेरी हाई, स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैच मेमोरी, ठीक है। कैच के बारे में यदि बच्चों आपको ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैच के बारे में जानना है, तो मैं उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नाउ डेटा डिलीशन एंड रिकवरी के लिए मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए। आई होप शो आपको समझ में आएगा कि आप डेटा को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। बच्चों अभी तक क्या होता है, आपको ये लगता है कि यदि आप कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी मेमोरी रिसाइकल बिन में जाकर के सेव हो जाता है। रिसाइकल बिन में यदि आपने डेटा डिलीट कर दिया तो वो आपके मेमोरी से डिलीट हो जाता है, लेकिन ये रियल में बिल्कुल गलत फैक्ट है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है, वो टेम्परेरी कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होता है। तो सर वो हमारे स्क्रीन में शो होना क्यों बंद हो जाता है, तो स्क्रीन में शो होना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि जब आप किसी डेटा को डिलीट करते हो तो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो उसका एड्रेस डिलीट कर देता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, डेटा आपके हार्ड डिस्क में हमेशा अवेलेबल होता है, आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। तो रीस्टोर करने की क्या प्रोसेस है वो आपको मैं नेक्स्ट विंडो से शो करता हूँ। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरे सिस्टम पे रिकवर इंस्टॉल हो गया है, तो कुछ इस तरह से विंडो आपको शो होगी।
एंड ये बहुत इजीली रिकवरी टूल है। आप भी इसको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करिए, इंस्टॉल कीजिए। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप इसका यूज़ करना बहुत इजी है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले हमें बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। देखिए रिसाइकिल बिन में जैसे कि मेरा टेम्परेरी फाइल सो रही है, मैं इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है बच्चों। सो इस फाइल को मैं कैसे रिस्टोर करूँगा, बहुत ईजी वे में मैं आपको शो करके बताता हूँ। तो ये रिसाइकिल बिन को मैंने, ये देखिए अभी मैंने रिकवर को प्ले किया, आर फाइल मैंने सेटअप करके रखा है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया एंड देन मैं नेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ करूँगा। आप चाहो तो ऑल फाइल को भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक फ़ाइल को सर्च करना है ना। इसके बाद मेरा जो रिसाइकिल बिन है वो सी ड्राइव पे ही होगा, ये आपको पता है। तो रिसाइकिल बिन में जाकर के मैं चूज़ करूँगा, देन ओके करूँगा। अपन किसी भी ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें रिसाइकिल बिन से भी डेटा चाहिए। नाउ मैंने डी पाथ को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, देन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाकर के क्लिक किया। नाउ इनेबल टू डीप स्कैन ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। देन स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रोसेस को स्टार्ट किया तो सबसे टॉप पे जो आपको स्क्रीन शो होगी, इसमें आपकी डिलीटेड फाइल शो होगी। तो इसे आपको वापस क्या करना है बच्चों, इसको नॉर्मली आपको सिलेक्ट करना होगा, देन रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए इस पर डिलीटेड टाइम भी दिखा रहा है, इसमें स्टेटस भी शो हो रहा है कि फ़ाइल का किस तरह से स्टेटस है। तो कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर रिस्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक बार घर पे ट्राई करिए एंड प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ध्यान रखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फाइल नहीं होना चाहिए, केवल डेमो के लिए आप फाइल बनाइए और उसे डिलीट कर रिस्टोर करिएगा। ओके बच्चों, सो आई होप सो, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकोवा। एंड रिकोवा एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ना जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कहा जाए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन होते हैं जो किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही शो हो रहा है, जो पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करेगा उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना मतलब इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करना है, इंस्ट्रक्शन को भी मैनेज करना है, प्रोग्राम को भी मैनेज करना है, एज वेल एज यूजर्स को भी इंटरेक्ट करके रखना है। तो बहुत सारे काम होते हैं सॉफ्टवेयर के। तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर का। बेसिकली कहा जाए तो यूजर्स के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका सॉफ्टवेयर, अट्रैक्टिव विंडो के थ्रू उसे कनेक्ट करके रखता है, हार्डवेयर के कंपोनेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, हर एक प्रोसेसिंग को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है आपका सॉफ्टवेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ बुक में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, बट स्टैंडर्ड बुक की बात करूं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है उसमें 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नो हाउ टू ऑपरेट द यूज ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आपको सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं, आपके जो ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स जो जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पस मतलब आप जो डेली यूटिलिटी में टास्क करते हैं, लाइक आपको गाना सुनना है तो VLC को आपने प्ले कर दिया, गेम खेलना है, वर्ड के काम हो गया, MS ऑफिस का काम हो गया। तो ये सब जो कैटेगरी होती है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं। तो नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर एंड सिस्टम यूटिलिटी, ड्राइवर्स, ये सब जितने भी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जनरल पर्पस में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। क्लियर है बच्चों? ना असाइनमेंट ऑफ द डे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है ये। बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर का एक कंबाइंड पैकेज है। इसमें आपको क्या क्या देखना है, व्हाट इज द नीड ऑफ रैम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स 2 प्राइमरी फंक्शंस। सेकेंड फंक्शन है व्हाट इज द नीड ऑफ रैम एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रोम, व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए
एंड इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कल जब मैं क्लास लूँगा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपकी क्लासेस चेक करूँगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, जय भारत एवरीवन। और बच्चों घर पे रहिए एंड सुरक्षित रहिए।